शुभकामनाएं। दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको 2008 की एक एक्शन थ्रिलर फिल्म दिखाने जा रहा हूं, जिसका नाम है टेरा नोवा। स्पॉइलर आगे है, ध्यान रखें। एक सुनसान द्वीप की ठंडी पहाड़ियों पर डायलन एक सुरक्षित जगह खोजने की कोशिश कर रहा है। वह मीलों तक चलता है, जब तक कि फिसलकर ठंडी नदी में नहीं गिर जाता। लेकिन थोड़ी दूर बहने के बाद वह बाहर निकलने में सफल हो जाता है और अपने सफर को जारी रखता है। जब वह बहुत थक जाता है और आगे नहीं बढ़ पाता, तो वह एक बड़े पत्थर के सहारे रुकता है, एक फूल खाता है और सोचने लगता है कि यह सब कैसे शुरू हुआ। खलनायक को 6 लोगों की हत्या के लिए जीवन भर के लिए जेल हो गई है। एक दोपहर उसे जेल के गवर्नर से मिलने ले जाया जाता है, जो उससे पूछते हैं कि वह क्या सपना देखता है। वह अकेला ऐसा नहीं है जो इससे गुजर रहा है। उसके कई साथी कैदियों को भी गवर्नर के कार्यालय में बुलाया जा रहा है और उनसे भी वही सवाल पूछा जा रहा है। मोरियाक समुद्र देखना चाहता है, याकुत चीन के खिलाफ युद्ध देखना चाहता है और ओब्जियांग का कुछ नहीं बोलेगा। अबाजिन इस जेल में काम करना चाहते हैं और गवर्नर बनना चाहते हैं। तोलिया अंतरिक्ष स्टेशन की प्रगति को देखना चाहते हैं और सिपा फिर से महिलाओं को देखना चाहते हैं। लेकिन थिलिन का जवाब कभी नहीं दिखाया जाता। गवर्नर उन्हें बताता है कि उन्हें एक दंड कॉलोनी में स्थानांतरित होने के लिए चुना गया है और इसके तुरंत बाद सभी कैदियों को एक जहाज में सवार कर लिया जाता है। वास्तविक जेल की तरह कैदियों को समूहों में विभाजित किया गया है और कोठरियों में रखा गया है। हालांकि ऑपोजिशन ऐसा बर्ताव करता है जैसे वह बॉस हो, और यहाँ तक कि वह अपने बिस्तर के लिए एक आदमी को मार भी देता है। जब हैच आखिरकार बंद हो जाता है और नाव चल पड़ती है, तो कैदी घबराने लगते हैं। सोचते हैं कि यह सब उन्हें समुद्र में मरने के लिए छोड़ने की चाल थी। जैसे ही आदमी हिंसक होने लगते हैं, बिलॉन को वह बातचीत याद आती है जो उसने जेल में सिपा के साथ की थी। सिपा को गंभीर मानसिक समस्याएं हैं और वह हमेशा दीवार पर कुछ न कुछ लिखता था और बेतुकी बातें करता था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दिन उसने स्वर्ग और नर्क में कोई सीट नहीं होने का उल्लेख किया और उस प्रकार के लोगों के लिए एक तीसरी प्रायश्चित जैसी जगह तैयार की जा रही है। जूलियन ने तब इसे अपनी आम बेवकूफी समझा था, लेकिन अब वह इसके फायदों को देख रहा है। कुछ देर बाद सभी शांत हो जाते हैं और बातचीत और खाने में समय बिताने की कोशिश करते हैं। लेकिन यात्रा के बीच में एक गिरोह एक सेल से भाग निकलता है अपने साथी की तलाश में। अबाजिन पहले तो बातचीत करने का नाटक करता है, फिर उस आदमी को मार देता है जो उसे ढूंढने आया था। इससे दंगा शुरू हो जाता है। कैदी दोनों तरफ से सलाखों के बीच एक दूसरे को मारने पिटने लगते हैं, सिवाय एक बूढ़े आदमी स्टारी के, जो पीछे रहकर प्रार्थना करता रहता है। लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चलती, गार्ड जल्दी ही आ जाते हैं। उन्हें एक चेतावनी गोली से रोकने के बाद गार्ड एक नींद गैस ग्रेनेड फेंकते हैं, जिससे सब बेहोश हो जाते हैं। आखिरकार वे एक सुनसान द्वीप पर पहुंच जाते हैं, जहां कैदियों को गिने हुए हथकड़ी में डालकर तट पर छोड़ दिया जाता है, ताकि वे श्री ओल्सन और अन्य लोग क्या कहते हैं सुन सकें। मार्ता, टेरा नोवा परियोजना के प्रमुखों को कहना है, अब सभी देशों में सजाए मौत गैर कानूनी हो गई है, इसलिए जेलों में इतनी बड़ी संख्या में अपराधियों को रखने की जगह खत्म हो रही है। टर्मिनल, यही कारण है कि रूसी सरकार ने इस परियोजना को शुरू करने के लिए इस भूमि की पेशकश की है, जिसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा वित्त पोषित किया गया है। आज से कैदी उपनिवेशवादी हैं, जो उनकी सुरक्षा के अंतर्गत जीवन यापन कर रहे हैं और जीवित रहने के लिए जिन्हें जो भी चाहिए सब कुछ प्रदान किया जा रहा है, जिसमें 3 महीने तक चलने वाला खाना भी शामिल है। एक सैटेलाइट हमेशा उन पर नजर रखेगा और आसपास कुछ संचार बॉय भी हैं। उन्हें नाव लेने की संभावना है। किसी एक पर जाकर उन्हें लाल बटन दबाना होता है और जो चाहिए वह कहना होता है। यदि हरी बत्ती चमकती है तो इसका मतलब अनुरोध स्वीकार हो गया है। अब आजियन को हर समय रिकॉर्ड किए जाने का विचार पसंद नहीं आता, इसलिए वह विरोध में एक बड़ा पत्थर फेंकता है, लेकिन गार्ड उसे चेतावनी शॉट के साथ जल्दी से पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। मार्टा स्पष्ट करती है कि लोगों का नाम लेकर और छोड़ने का कारण बताकर प्रोजेक्ट छोड़ने की मांग भी की जा सकती है। अगर वे ऐसा करते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा। समुद्र तट पर की बजाय समुद्र में बॉय लगाकर वे सुनिश्चित करते हैं कि नाव पर चढ़ने से पहले निर्णय को 2 बार सोचा जाए। जाने से पहले गार्ड्स रेत पर चाबियों का एक गुच्छा गिराते हैं, समझाते हुए कि ये उनकी हथकड़ियों के साथ मेल खाने के लिए नंबर किए गए हैं। कैदी उनकी तरफ भागते हैं और आपस में लड़ने लगते हैं, जबकि डायलन और सिपा पीछे रहते हैं और केवल वे चाबियां उठाते हैं जो दूसरे गिरा देते हैं। स्टारी भी पीछे रहने और देखने का फैसला करता है कि कैसे एक गिरोह प्रतिद्वंदियों को बाहर रखने के लिए चाबियों के चारों ओर एक पंक्ति बनाता है और एक समूह उन क्रेट्स के पास जाता है जो गार्ड छोड़ गए थे, हथियार उठाने और भीड़ पर हमला करने के लिए। आखिरकार अली का गिरोह स्थिति पर नियंत्रण कर लेता है। अली अपने लिए और स्टाररी के लिए जैकेट और अच्छे जूते लेता है और किसी आदमी को नाव पर भेजने का चुनाव करता है। लेकिन जैसे ही वह किसी को पकड़ता है, समूह फिर से हमला कर देता है और लड़ाई फिर से शुरू हो जाती है। लड़ाई में दर्जनों आदमी मर जाते हैं। मोरिया एक पत्थर से अली को मार डालता है। अबाजियन भी एक पत्थर से दरिया को मारता है और नाव पर सवार होकर तीनों आदमी बुआ तक पहुंचने के लिए समुद्र में गिर जाते हैं और डूब कर मर जाते हैं। सभी बचे हुए कैदी गोदाम में जाते हैं और सामान बांटना शुरू करते हैं और अबाजियन वहां मिले औजारों का फायदा उठाकर अपनी हथकड़ी को बलपूर्वक खोल लेते हैं। डिलन एक बैग में ढेर सारी सामग्री पैक करता है और जैकेट लेता है, जबकि सिपा कहता है कि खाना ज्यादा समय तक नहीं चलेगा। ये सुनता है महीनों तक। फिर वह अपने दम पर जीवित रहने के लिए और उम्मीद से द्वीप से बाहर निकलने का रास्ता खोजने के लिए क्षेत्र छोड़ देता है, जिससे हम कहानी की शुरुआत में वापस आ जाते हैं। बिलेट द्वीप की खोज करता है जब तक कि वह एक ऐसा क्षेत्र नहीं पाता जहां बर्फ नहीं है और एक चट्टानी संरचना है जो कुछ आश्रय प्रदान करे शरण लेने के लिए। इसलिए वह वहां बैठने का फैसला करता है, जबकि वह अपने परिवार की एक तस्वीर देखता है जिसे उसने अपनी जेल की वर्दी में छुपा कर रखा था। वह उन्हें बहुत याद करता है और आंखों में आंसू लिए सो जाता है। कुछ समय बाद वह कुछ चीख सुनकर उठता है। पता चलता है कि आपूर्ति चूहों से भरी हुई थी और वे अब उसके खाने और बैग को खा रहे हैं। जैसे ही बारिश शुरू होती है, खलनायक उस चट्टान संरचना के नीचे शरण लेता है जो उसने पहले देखी थी, आग जलाकर गर्मी पाने और थोड़ा पानी गर्म करने के लिए। बारिश रुकने के बाद वह एक पक्षी पकड़ता है और उसे आग पर भूनता है। तभी सिपा उसे ढूंढ लेता है। उससे गपशप करते समय वह उसकी चाकू चुराने की कोशिश करता है, लेकिन वे उसे रोकते हैं और चाकू वापस ले लेते हैं। सिपो अपने साथ लाया नमक और अपनी मदद के बदले कुछ मांस देने का प्रस्ताव करता है, जिसे शाओलिंग मान जाता है। इसलिए सिपा अधिक लकड़ी लेने जाता है और डिलन के परिवार की तस्वीर चट्टानों पर लटकी हुई देखता है।
जिससे वह डिलन की पत्नी को देखकर हवा में एक चुंबन भेज देता है। खाने के बाद वे पक्षी को साझा करते हैं और जब वे खाना खत्म कर लेते हैं सिपा चट्टान के किनारे की ओर चलता है और समझाता है कि वह कूदता नहीं है क्योंकि उसे बहुत डर लगता है। वह थिलेन से पूछता है कि वह भी क्यों नहीं मर रहा है और थिलेन समझाता है कि यह उसके परिवार के कारण है। वे मर चुके हैं और वह उनके पास दफन होना चाहता है, जो संभव नहीं है अगर वह द्वीप पर मर जाता है। दोनों आदमी सो जाते हैं और जब मिलन जागता है तो उसे पता चलता है कि सिपा ने उस तस्वीर को उसके दुर्व्यवहार के लिए प्रेरणा के रूप में इस्तेमाल करने के लिए चुरा लिया है। गुस्से में विलन उसे पीटकर चट्टान से नीचे धकेल देता है, लेकिन सिपा मरता नहीं है क्योंकि वह महासागर में नहीं गिरता। वह ठीक नीचे एक पहाड़ी पर गिरता है, लेकिन इस असहमति के बावजूद वे दोनों द्वीप का अन्वेषण करते समय साथ साथ यात्रा करते हैं। सिपा आसानी से पानी में मिलने वाले कचरे से खुद का मनोरंजन करता है, जबकि डायलन मछली पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन पानी में उन्हें सिर्फ एक तरह का जलीय कीड़ा मिलता है, गति, जिसे देख सिपा डर जाता है। इधर उधर देखते हुए खलनायक चट्टानों के बीच अचानक एक समुद्री जहाज का हिस्सा देखकर चौंक जाता है। इसमें बस थोड़ा ऊपर चढ़ना ही होता है, जिससे उसे पूरा विमान मिल जाता है, जो उसे थोड़ी उम्मीद देता है क्योंकि वह पहले पायलट था और उसे उड़ाने में सक्षम होगा। हालांकि 2 आदमी उसे हिला पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, तो अभी के लिए वे अपने आश्रय में लौट जाते हैं। खलनायक कुछ माचिस की मदद से आग लगाता है जो उसने गोदाम में उठाई थी, लेकिन उनमें कुछ ऐसा होता है जो बहुत जहरीला धुआं पैदा करता है। वह आग से दूर हटता है और सोए हुए सिपा को खींचता है, जो पहले जागने को तैयार नहीं था। डायलन को उसे होश में लाने के लिए कई झटके देने पड़ते हैं, लेकिन उसका मुंह सिर्फ बकवास करता रहता है और डायलन को एहसास होता है कि ठंड अब किसी भी पल उन्हें मार देगी। दोनों आदमी बेस पर वापस जाने और कुछ कोयला चुराने का फैसला करते हैं। बेस में वापस सभी के लिए जीवन आसान नहीं रहा है। अबाजिन और उसका गिरोह नियंत्रण में है और आपूर्ति बांटते समय एक रूटीन बना रहे हैं। अबाजिन ने गवर्नर को बुलाने के लिए भी कहा है, लेकिन वे बैरक के अंदर किसी को भी नहीं रहने देते जो उनकी टीम का नहीं है। वे उन्हें केवल एक संलग्न क्षेत्र में टहलने के लिए बाहर आने देते हैं, जैसे असली जेलों में, जबकि एस्ट्रोनेट्स वॉच टावर से उन पर चिल्लाता है। जब उन्हें वापस भेजा जाता है तो उन्हें दौड़ना होता है, क्योंकि जो भी आखिरी होता है उसे मार दिया जाता है और बाद में खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। विलन और सिपा कोयले के बक्से तक पहुंचते हैं और आग के अवशेष पाते हैं। इतने लंबे समय तक चलने के बाद वे लगभग ठंड से जम चुके हैं, इसलिए वे आग के बगल में लेटने और सोने का विरोध नहीं कर सकते। लेकिन कुछ आवाजें सुनकर सिपा जल्दी उठ जाता है। गिरोह अपने नवीनतम कैदी को भूनने के लिए आ रहा है। वह एक चट्टान के पीछे छिपने के लिए दौड़ता है, लेकिन थिलेन अभी भी बाहर है, इसलिए वह उसे बचाने के लिए बाहर आता है, लेकिन वह पर्याप्त तेज नहीं होता और अबजियान के लोग उन्हें ढूंढकर पकड़ लेते हैं। उन दोनों को वापस बेस पर ले जाया जाता है, जहां अबाजियन यह तय करने की कोशिश करते हैं कि आपूर्ति के साथ भाग जाने के लिए उनकी सजा क्या होगी। याकूत उन्हें याद दिलाने की कोशिश करता है कि जहाज की लड़ाई के दौरान वे उनके साथ थे, जिससे एस्टोनियाई लोग उसे हस्तक्षेप करने की कोशिश करने के लिए अपमानित करते हैं। याकूत जवाब में उसे मारता है और इससे पूरी गैंग उसे वापस मारने के लिए इकट्ठी हो जाती है। याकूत को बैरक में विलन और सिपा के साथ एक जगह मिलती है। वे कुछ देर घूमते रहते हैं और जब एस्ट्रोनेट्स वापसी की घोषणा करता है तो विलन पीछे रह जाता है सिपा और उसे अंदर खींचता है। वे केवल देख सकते हैं क्योंकि आखिरी खड़ा आदमी पकड़ा जाता है और एक खंभे से बांध दिया जाता है। पानी की थोड़ा सी चाहत उनकी आखिरी इच्छा होती है, इसलिए सिपा उस पर दया करता है और मारने से पहले उसके होंठों पर एक कप रखता है। बाद में सोने से पहले समूह विद्रोह करने की संभावना पर चर्चा करता है। वे अनिश्चित हैं क्योंकि यह खतरनाक हो सकता है, लेकिन ऐसा रहीम उन्हें मनाता है कि कोशिश करना इसके लायक है। अगली सुबह टोलिया अब्बा जियानकट को दिखाता है कि उसने अपनी कार्यशाला में संभावित चोरों को पकड़ने के लिए एक गुप्त जाल लगाया है। समूह के अपने दैनिक चलने के बाद एस्ट्रोनेट्स उन्हें अंदर वापस लाकर सामान्य खेल शुरू करने की कोशिश करता है, लेकिन केवल 2 आदमी भागते हैं, बाकी खड़े रहते हैं और एकजुट होते हैं, जबकि याकूत एस्टोनियंस को चुप कराने के लिए एक पत्थर फेंकते हैं। डायलन अबाजिन के पास जाता है और उसे एक प्रस्ताव देता है। अगर वह उन्हें बेस से दूर जाने और खाने के लिए कुछ पूछने देता है तो वह उसे उस विमान का स्थान बता देगा जो उसने पाया है। अबाजिन स्वीकार करता है और उन्हें बाहर निकलने के लिए गेट खोलता है। जब तोलिया और डिलन 2 अन्य पुरुषों के साथ नाव पर जाते हैं, अबाजिन अपने लोगों से पूछते हैं कि क्या उन्हें इसके बारे में कुछ पता है, खलनायक के बारे में, और इस तरह वह जान जाता है कि वह एक पायलट था, कि उसके परिवार की एक विमान दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी और उसने हवाई अड्डे के फ्लाइट डिस्पैचरों को राइफल से मारने के लिए जेल की सजा पाई। इस अपराध को अत्यधिक भावनात्मक उथल पुथल की स्थिति में हत्या के रूप में वर्गीकृत किया गया था, जिसे ओपोसियन का मानना है कि डायलन के पास एक दोषी जमीर है। जैसे ही नाव दूर होती है, वह समूह को बैरकों में वापस जाने का आदेश देता है और अपना समझौता रद्द कर देता है। याकूत कोशिश करता है उनका सामना करने की, लेकिन उसे तुरंत मार दिया जाता है। इसलिए अबाजिन एक और आदमी पकड़ता है और फिर खेल फिर शुरू होने की घोषणा करता है। ग्रुप केवल बैरक की ओर भाग सकता है क्योंकि लड़ाई करना बहुत बुरा विचार होगा, क्योंकि अबाजिन के आदमी हथियारबंद है। इसी बीच समुद्र में एक आदमी नाव से गिर जाता है, लेकिन वे उसे समय रहते पकड़ लेते हैं और वापस खींच लेते हैं। टुलिया बॉय तक पहुंचता है और मदद मांगता है, लेकिन यह टूटा हुआ है और उसके औजार भी मदद नहीं करेंगे। वे किनारे पर लौटते हैं और निलेन अबाजिन से कहता है कि खाना आ रहा है, लेकिन अबाजिन को विश्वास नहीं होता क्योंकि हरी पुष्टि की रोशनी नहीं थी। टूलिया उसे हवाई जहाज की मौजूदगी की याद दिलाती है, लेकिन ओबाजियन को यह भी यकीन नहीं आता। हालांकि इससे ओबाजियानका को प्रेरणा मिलती है कि वह एक जैसे अपने हाथ फैलाकर घूमे। अबाजिन को यह विचलित करने वाला लगता है और वह उसे गर्दन से पकड़ लेता है। तोलिया इसका फायदा उठाकर पीछे से आकर उसे मार देता है। उसके समूह के 2 अन्य सदस्य अमुरबेक और एर्तसिनो अपनी बाकी की गैंग को मार देते हैं और एस्टोनेट्स को भागते हुए देखते हैं, इससे पहले कि वे उसे भी पकड़ सकें। वो डायलन से पूछते हैं कि अब क्या करना है, और वह उनसे बैरकों से आदमियों को आजाद करने के लिए कहता है, क्योंकि वह कसम खाता है कि खाना आ रहा है और उन्होंने सिर्फ इसलिए रोशनी नहीं देखी क्योंकि वह खराब थी। लोग इस बारे में संदेह व्यक्त करते हैं और उसे याद दिलाते हैं कि अब उनके पास बाद में खाने के लिए बहुत लाशें होंगी, लेकिन टोलियां सोचते हैं कि उन्हें दफना देना चाहिए। डिलन उन्हें विमान के बारे में भी याद दिलाता है, तो एमरबेक और एर्जसोना आखिरकार मान जाते हैं। वे कैदियों को रिहा कर देते हैं और उन्हें बताते हैं कि खाने के आने में कुछ दिन लगेंगे, लेकिन अब वे एक दूसरे को खाना नहीं बनाएंगे, इसलिए सभी को शांत रहना और सहयोग करना होगा।
वो एक समूह को बचाव के लिए विमान के पास भी भेजेंगे, जिसे वे एक हैंगर में रखेंगे जो वे बनाएंगे, और धीरे धीरे उसे मरम्मत करेंगे ताकि बाद में भाग सके। अचानक सीपे उनकी योजनाओं को बाधित करते हुए सैटेलाइट न होने का दावा करता है और रेत और 3 शरीरों का उपयोग करके एक SOS संदेश लिखता है। कुछ समय बाद एस्ट्रोनस बेस पर लौटता है और नए नियमों के अनुसार उन्हें शांति बनाए रखनी होती है, इसलिए वे अभी के लिए उसके किए हुए पर ध्यान नहीं देते हैं और फिर भी उसके साथ अपना खाना साझा करने का निर्णय लेते हैं। विलेन एक समूह को विमान की ओर ले जाता है और जब वे देखते हैं कि वह सच बोल रहा है तो उनका मनोबल काफी बढ़ जाता है। मिलकर वे इसे आसानी से ले जाने के लिए अलग करते हैं और टुकड़ों को वापस बेस पर ले जाते हैं। आखिरकार मार्ता गार्ड्स के एक समूह के साथ द्वीप पर पहुंचती है। वे लोगों को दूर रखने के लिए गैस का उपयोग करते हैं, लेकिन विलन को उससे बात करने और अनुरोधित चीजों की सूची पर चर्चा करने के लिए आने की अनुमति देते हैं। वह भ्रमित है कि वे गैस क्यों मांग रहे हैं और वह बताता है कि ये जनरेटर के लिए है, जो हवा से चलने वाले होने चाहिए थे, लेकिन वे ध्रुवीय रात में काम नहीं करते। सच तो यह है कि वे हवाई जहाज के लिए गैस चाहते हैं। डायलन को यह पूछने का मौका मिलता है कि उन्होंने सिपा के SOS संदेश का उत्तर क्यों नहीं दिया, और मार्ता समझाती है कि उनका उपग्रह इंफ्रारेड प्रकार का है, वे केवल गर्मी देख सकते हैं, इसलिए वे चूल्हों में लोगों का पता लगा सकते हैं लेकिन शब्दों का नहीं। वह यह भी जानना चाहती है कि कुछ दिन पहले लोग बेस से इतनी दूर क्या कर रहे थे, और वह उसे बताता है कि वे मछली पकड़ रहे थे। वे उस पर विश्वास नहीं करते क्योंकि इलाके में कोई मछलियां नहीं है, इसलिए वह फिर से झूठ बोलता है और बताता है कि वे उन सौंफ जैसी प्राणियों को खा रहे थे, जिसे सुनकर वह बहुत हैरान रह जाती है। वे यह भी जानना चाहते हैं कि 206 मूल उपनिवेशकों में से कितने बचे हैं, जो थिलन को संदिग्ध लगता है क्योंकि उन्हें अपने सैटेलाइट से इसका पता होना चाहिए। वह बताता है कि 27 लोग बचे हैं और कई बीमार हैं, लेकिन कोई भी परियोजना को छोड़कर जेल वापस नहीं जाना चाहता। डायलन के जाने से पहले मार्टी उसे बताती है कि उसके पास एक व्यक्तिगत अनुरोध करने का अधिकार है, तो वह उसे कुछ कागज के पन्ने देता है और कहता है कि समूह का अच्छे से ध्यान रखे। जब गार्ड्स नई आपूर्ति छोड़ देते हैं, बिले और उसके लोग हैंगर में छुपे हुए प्लेन में गैस का परीक्षण करते हैं और खुशी से पुष्टि करते हैं कि यह काम करता है। इसके बाद वे अमेरिकी कैदियों के एक नए समूह को आते देखते हैं, जबकि गार्ड और मार्टा द्वीप से चले जाते हैं। इन कैदियों का भी एक नेता है, एक बहुत बड़ा आदमी, जिससे ढिल्लों हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं। आदमी हाथ नहीं मिलाता, बल्कि ढिल्लों को मार देता है, जिससे दोनों पक्षों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। मुठभेड़ क्रूर होती है और कोई भी हत्या करने में हिचक नहीं दिखाता, इसलिए सिपा डिलन को उसके साथ वर्कशॉप में छुपाने के लिए खींच ले जाती है। एक अमेरिकी उनका पीछा करने की कोशिश करता है, लेकिन वह टोली के जाल में फंसकर तुरंत मर जाता है। याटसिनो अमेरिकी नेता का सामना करते हैं और हार जाते हैं, लेकिन मरने से पहले अमुरबेक बीच में आते हैं और उस बड़े आदमी को मार देते हैं। इस दौरान चारों ओर की इमारतें आग पकड़ लेती हैं। इस सब पर परियोजना के प्रमुख नजर रख रहे हैं। जब उन्हें पता चलता है कि स्थिति अंततः नियंत्रण से बाहर हो गई है और कॉलोनी के 40% से अधिक लोग मारे गए हैं, मार्ता केंद्रीय कार्यालय को कॉल करती है और कहा जाता है कि कोड नेकेड आइलैंड पर आगे बढ़े, जिसके परिणाम स्वरूप द्वीप पर ढेर सारे गार्ड भेजे जाते हैं, जो सभी बचे हुए कैदियों को गोली मार देते हैं, जबकि मार्ता डिलन के पत्र जलाती है। सौभाग्य से कुछ लोग अभी भी जीवित हैं, क्योंकि वे पहाड़ों या हैंगर में छिपे हुए थे। खलनायक सिपा, याटसिनो और तोलिया दोनों मिलकर प्लेन को बाहर धकेलते हैं, लेकिन जब वे उसमें बैठने वाले होते हैं, सिपा उन्हें विदा कहता है और पहाड़ी की ओर दौड़ता है ताकि वह समुद्र में छलांग लगा सके। अब डर नहीं रहा। बचे हुए 3 लोग विमान में चढ़ते हैं और मिलेन किसी तरह उसे सुरक्षित उड़ान भरने में सफल हो जाते हैं। हालांकि रास्ते में गार्ड्स उन पर गोली चलाते हैं। उसके 2 साथियों की मौत हो जाती है, लेकिन डायलन को गोलियां नहीं लगती, इसलिए वह अपनी आजादी की ओर उड़ जाता है। देखने के लिए धन्यवाद। अधिक मूवी रिकैप के लिए कृपया हमारे चैनल फिल्म ज्ञानी को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।